नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात उन भारतीयों की जो यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। सुमी में कई 100 के करीब ऐसे छात्र फंसे हुए हैं जो अपनी बात बार बार दोहरा रहे हैं। और आज आपको बता दें, अटॉर्नी जनरल ने भी माना है कोर्ट में कि 7,000 छात्र अभी भी यूक्रेन में हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और आज उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं कैसे बर्फ को पिघलाकर पानी का इंतजाम ये बच्चे कर रहे हैं। पानी, खाने के सामान, पैसे, हर तरह की कमी से यहाँ पर ये छात्र जूझ रहे हैं। ये जानकारी भी मिल रही है रशिया की तरफ से कि 130 बसों का काफिला इन छात्रों को निकालने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन इनके लिए इन बच्चों का बसों तक पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण है। उधर पुतिन ने भी कहा है कि 3,000 भारतीय यूक्रेन ने बंधक बना लिए हैं। बहरहाल इसकी जानकारी से विदेश मंत्रालय ने इनकार किया है। उधर यूक्रेन में रूस का हमला बढ़ता जा रहा है। 3D इमेजेस में दिख रहा है कैसे रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय उत्तरी कीव में पहुंचा हुआ है। यूक्रेन के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के समीप आग भी लगी थी, जिसे फिलहाल बुझा दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ही मिनटों पहले हमें एक वीडियो मिला है खार्किव के पास पेसोचिन एक जगह है। यहाँ पर तकरीबन 1,000 छात्र ठंड और भूख की वजह से परेशान हैं, उसकी मार झेल रहे हैं। इनको 2 दिन से खाना नहीं मिला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। छात्रों ने वीडियो भेजकर मदद की अपील की है क्योंकि दूतावास भी इनकी नहीं सुन रहा है। आइए सुनते हैं इन बच्चों को। हेलो, हम यूक्रेन के पुसेस्चिन इलाके में फंसे हुए हैं 2 दिन से बिना खाने पिए के। यहाँ पे तकरीबन 1,000 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हमें बोल रहे हैं कि यहाँ से $500 से $700 दे के बस करके लवीव में चले जाओ। और ना इंडियन एम्बेसी से कोई अपडेट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। और हमें ये भी बोला जा रहा है कि इधर पे करण संधू जो हमारे देख रेख रहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर एजेंट टाइप के हैं, वो हमसे बोल रहे हैं कि अदरवाइज अगर तुम्हें बस से नहीं जाना है तो तुम पैदल रेलवे स्टेशन जाओ, बस ट्रेन पकड़ के निकल जाओ। बट हमने एम्बेसी वगैरह से जिससे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आपके लिए सेफ नहीं है पैदल जाना। आप जहाँ हो वो MEA की प्लेस और इंडियन एम्बेसी की प्लेस है। आपको उधर खाना फ्री है, रहना फ्री है, सारी चीजें फ्री है। तो इस हिसाब से अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, क्या करें। ये हमें मतलब एक टाइप का फोर्स ही बोल सकते हैं कि हमें कर रहे हैं कि आप ये प्लेस छोड़ो। नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। 2 मार्च को इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी इशू करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सारे स्टूडेंट्स या इंडियन नेशनल्स जितनी जल्दी हो सके शाम 6 बजे से पहले पेसोचिन तक पहुंचे। ये एक सेफ स्पेस है, वहां तक पहुंचे आप। तो हमने इंडियन एम्बेसी की बात रखी। हम लोगों ने 18 किलोमीटर का सफर तय करा। हम लोग पैदल वहां से यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद हमें एज सच कोई खाना नहीं प्रोवाइड करा गया। ठीक है, हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं अपने बेसिस पे कर रहे हैं। कल हमें शाम को 5 बजे 2 ब्रेड दिए गए थे। सिर्फ हमें 2 ब्रेड मिला है। खाने की बहुत तंगी है यहाँ पे। हमें अब तक खाना नहीं मिला है प्रॉपर और हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज के बारे में। जल्दी हो सके विद इन लेस टाइम हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें थ्रू ग्रीन कॉरिडोर। और यहाँ पे सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, उसकी वजह से यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन प्रोवाइड कोई करने वाला नहीं है। तो हम इसलिए भी बहुत पैनिक हो रहा है सब बच्चों के बीच में। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी ग्रीन कॉरिडोर्स को खोला जाए और हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, खाने की दिक्कत बहुत हो रही है। इसलिए प्लीज दरख्वास्त है हमारी कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन। और यहाँ पे जितना स्टाफ है, खाने बनाने वाला स्टाफ है, वो सारा आज कोई काम नहीं कर रहा। और हमें स्टूडेंट्स को खुद जाके हमें कहा गया है, 2 बंदे वहां पे किचन में, हमें खुद जाके वहां पे खाना बनाना पड़ेगा। ये है हमारा। बहरहाल तो ये छात्र हैं जो पेसोचिन में फंसे हुए हैं खार्किव की यूनिवर्सिटी से निकलकर। और जिस तरह से भारतीय दूतावास से 3 जगहों के नाम दिए थे उनमें से एक जगह है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये छात्र परेशान हैं। उधर आइए सीधे दूसरी तरफ पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर में जो करीब 1400 किलोमीटर दूर है खार्किव की तरफ से, हमारी सहयोगी कादम्नी शर्मा वहां पर पहुंची हुई है। कादम्नी, आप बताइए वहां पे क्या हाल, आपके पास क्या जानकारी?
यहाँ पर हम कई छात्रों से मिले, यहाँ जहाँ पर छात्रों को ठहराया गया है, जो यहाँ पे करीब 750 से 1000 छात्र यहाँ पर इस शहर में मौजूद हैं, भारतीय छात्र। मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे बताया कोई भी छात्र ऐसा नहीं था जिसने ये ना कहा हो कि वो खुद चलकर या खुद ट्रेन पकड़कर वो खुद बॉर्डर तक पहुंचा है। इसमें लड़कियां लड़के सभी हैं। इसमें ऐसे भी छात्र थे जो महज कुछ दिन पहले यानी 24 तारीख को ही वो यूक्रेन पहुंचे थे, और उसके बाद ये इतनी बड़ी चीज हो गई कि उनको कुछ दिन के अंदर फिर वापस जाना पड़ रहा है। तो ऐसे भी छात्र हैं यहाँ पर जिनके साथ ये हुआ है। कुछ छात्रों ने बताया कि किस तरह से खाने पीने की भयानक कमी थी। कुछ ने ये बताया किस तरह से उनके साथ रंग भेद हुआ उस तरफ, चाहे वो ट्रेन में चढ़ना चाह रहे हो या किसी और प्रकार से यहाँ पहुंचना चाह रहे हो या बॉर्डर पर जब हो। कुछ के साथ काफी मारपीट की गई। एक छात्र ने हमको बताया कि उसके ऊपर बंदूक तान दी उधर उस तरफ कि आप पीछे हटो, नहीं जा सकते। कईयों ने ये बताया कि ट्रेन में पैसे देकर यानी कि डॉलर्स देकर वो चढ़ पाए और तभी वो वहां से निकल पाए। तो ऐसी कई कहानियां हैं जो कि यहाँ पर हुई हैं, जो हमने सुना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है निधि, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो ये छात्र हैं बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, बहुत कम उम्र के हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, अधिकतर यहाँ पर मेडिकल के छात्र हैं। तो उनकी जो रेजिलियंस है, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो बहादुरी है, वो देखने वाली बात है निधि कि इतना सब कुछ होने के बाद जिन लोगों ने कभी कोई गोलियों की आवाज ना सुनी हो, वो शेलिंग देख रहे हैं, बमबारी देख रहे हैं, मिसाइल का गिरना देख रहे हैं, उसके बीच भी चलकर पूरी बहादुरी से वो बॉर्डर्स तक पहुंचे हैं। या फिर ट्रेन स्टेशन जो कि अपने आप में एक बहुत दुरूह कार्य है, वो उन्होंने किया है, वो भी इस ठंड में, जब खुले में और इस तरह से रोड पर चलने में आप सोचिए क्या हाल होगा। मैं यहाँ पर पूरी तरह से ड्रेस्ड अप यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे ठंड लग रही है यहाँ पर काफी ज्यादा। तब आप सोचिए कि वो -2, 3, 4 डिग्रीज में चल के वो पहुंचे हैं, लंबे लंबे रास्ते चलकर पहुंचे हैं। तो ये बेहद बहुत बड़ी चीज है जो इन बच्चों ने की है, क्योंकि और भी ऐसे यहाँ नागरिक हैं जो अपने परिवारों के साथ पहुंचे। यूक्रेन के जो नागरिक हैं उनमें अधिकतर जो बच्चे हैं सबको हाइपोथर्मिया की शिकायत है, उनको ठंड लग गई है, इतनी ज्यादा ठंड है कि उनमें से कई बच्चे जो हैं वो बीमार हैं। उनको आते के साथ पहले यहाँ कंबलों में लपेटा जाता है। एक बच्ची है जिसके बारे में हमने उनके पिता से बात की, उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे। तो एक पूरा जो एक माहौल बना हुआ है वो थोड़ा और ज्यादा कठिन जो है वो छात्रों के लिए, हमारे छात्रों के लिए हो गया है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो कलर ऑफ स्किन है वो यहाँ पर उसके कारण उनको ज्यादा थोड़ा सा झेलना पड़ा है। लेकिन ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने बोला कि लोगों ने मदद की, वो उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। अब एक बार जब वो पोलैंड में आ जाते हैं तब उनकी जान में जान आती है कि हाँ अब यहाँ पर वो सुरक्षित हैं और यहाँ से सीधे घर जाएंगे। तो आज भी 3 फ्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली के लिए निकली हैं, छात्र उससे गए हैं। लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे छात्र आ रहे हैं उनको यहाँ पे ठहराया जाता है। सबसे पहले मेडिकल जो भी एड की अगर जरूरत है तो वो दी जाती है, खाने पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है। उसके बाद वो पासपोर्ट अगर नहीं है तो पासपोर्ट का इंतजाम किया जाता है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट वहां रह गए हैं या बमबारी में डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनको नया पासपोर्ट इशू किया जाता है यहाँ पर, भारतीय पासपोर्ट। उसके बाद उनको रवाना किया जाता है। तो एक सिस्टम अब बन चुका है। ये जरूर है कि कैसे यहाँ से काम चलेगा। लेकिन निधि ये भी सच है जो अभी हम छात्रों की बात सुन रहे थे कि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र, भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जिनकी चिंता जो वहां से निकल आए हैं छात्र वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं या उनके जान पहचान के हैं। तो ये एक कठिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि वो छात्र, सभी छात्र कैसे वापस घर आएंगे। बिल्कुल, मुझे कादम्बनी आपसे यही पूछना था। अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट में माना है कि 7000 बच्चे अब छात्र अभी भी यूक्रेन में, और अभी हमने 1000 बच्चों का पेसोचिन के दृश्य दिखाया किस तरह से वो वहां पे फंसे। लेकिन ये जो जहां पे वो फंसे हैं वो भारतीय दूतावास से 3 जगहों में से एक जगह थी, ये वो जगह है। तो जब अगर हमारा दूतावास ने एडवाइजरी जारी की और छात्र किसी भी तरह जो भी अड़चने दूर कर कर इतने बहादुरी दिखाते हुए वहां पहुंचे, तो क्या प्रोसेस आपको लगता है, क्योंकि आप दोनों तरफ की राजनीति और कूटनीति समझती हैं, क्या कारण, बिकॉज रशिया की तरफ से दृश्य जारी किए जा रहे हैं, 130 बसेस उस तरफ वेट कर रही हैं,
पुतिन कहते हैं कि 3000 बच्चों को बंधक बनाया रखा है। कोई भी छात्र बंधक की बात नहीं कह रहा, वो सिर्फ कन्वेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच बात तो हुई है, दोनों राष्ट्रपतियों के बीच, और ये कहा गया है कि भाई एक सेफ कॉरिडोर दिया जाएगा, लेकिन उसका क्रियान्वयन होने में कितना समय, क्या आंकलन? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है निधि, क्योंकि बातचीत हो रही है। बातचीत में कहा गया कि हम एक सेफ कॉरिडोर देंगे सिविलियंस के लिए। वो कब होगा, ये एक सवाल है। जो बसों की बात है उसमें साफ तौर पर जब तक वो रूस से सहयोग नहीं करेगा, जब तक लड़ाई वहां पर थमेगी नहीं कुछ देर, वो बच्चे जो हैं वहां से कैसे पहुंचेंगे वहां तक, उसके लिए भी एक सवाल है। दूसरा ये है कि ये सब कुछ जब चल रहा है उस वक्त लड़ाई भी चल रही है, तो ये एक रेजिंग वॉर सिचुएशन है जहां पे कहा बहुत कुछ जा रहा है, किया उससे कम जा रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर ये कहना बहुत कठिन है कि पुतिन ने बोला है तो वो दे देंगे एक सेफ कॉरिडोर और हो जाएगा क्रिएट। दूसरी तरफ यूक्रेन में भी अगर सेफ कॉरिडोर वहां की सेना भी देना चाहे तो वो दे देगी, क्योंकि ये एक अपने आप में ये भी हमने सुना है यहाँ पर कि छात्रों ने हमको बताया है कि जो भारतीय छात्र हैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा समस्या है, क्योंकि बहुत जो राइट विंग प्रोपेगेंडा है वो भी बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पर कि ये लोग हमारी नौकरी लेने आए हैं। ये सभी दिमाग में बहुत लोगों के है। तो सेफ कॉरिडोर का मतलब पूरी तरह सेफ कॉरिडोर होना होगा, और ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों ही पक्ष अपनी बात पे टिकेंगे और जो आम नागरिक हैं, आम सिविलियन हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, उनको वहां से निकलने का सुरक्षित मौका मिलेगा। निधि, बिल्कुल कादम्बनी, आपने बात की, जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए देश की बात में सीधे हम चल रहे हैं शबाना के पास। ये सुमी में हैं, छात्राएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और शबाना से ही जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति है इस समय, क्या आश्वासन मिल रहा है। शबाना, सुबह हमने आपके दृश्य देखे थे, आप लोग बंकर में थे, शायद इस समय भी वहां पर हैं, क्या हो रहा है जरा बताइए, आपके जरिए लोग सुनना चाहेंगे आपको। अभी कंडीशन है कि इधर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, फिर वाटर, अभी हम लोग इधर सर्वाइव करने में ही बहुत तकलीफ है, और 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। और कल हम लोगों ने देखा कि वो बॉम्बार्डिंग साउंड और वो जो लाइटनिंग है ना, वो सब कुछ हम लोगों ने हमारे आंखों से देखा। बिल्कुल बहुत डर है इस सिचुएशन में, हमें पता नहीं क्या करूँ और कैसे हम बॉर्डर पहुंचूं। अभी रशियन बॉर्डर बहुत नजदीक है, 40 किलोमीटर और 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, मगर इधर से ट्रैवल करने के लिए बस नहीं है, और यूक्रेन गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस भी नहीं दिए हुए। बिल्कुल शबाना, और आपके साथ जो आपके साथी, कितने लोग हैं आप लोग वहां पर नंबर के हिसाब से? एनी नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? Yeah, we are approximately 700, nearly 700 students are here, Indian students. 6 से 7 और नेशनैलिटीज के बच्चे, छात्र भी हैं आपके साथ? हाँ, यस। बताइए, थोड़ा बताइए कौन कौन है, कहाँ से? नाइजीरियंस है, फिर टैंजानियंस, देन पाकिस्तानीज जी, देन टर्किश स्टूडेंट्स, many students are here. अच्छा, आप कह रहे काफी तमाम देशों के छात्र यहाँ पर हैं। आपने कहा 2 दिन से खाया नहीं है, लेकिन क्या किसी से संपर्क हुआ है दूतावास से, या जो कई भारतीय पहले लोगों की मदद कर रहे थे, उनका नाम मैंने सुना था लगातार, राजेश गुप्ता कोई हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं, तो क्या आप लोगों की अब उस लिहाज से मदद हो रही है कि वो अब बंद हो चुकी है, नहीं हो पा रही है? अभी तक सुमी रीजन में कोई मदद नहीं मिली हुई है। कोई मदद नहीं मिली आपको? और आप लोगों ने दूतावास से कांटेक्ट किया, कुछ वहां से जानकारी मिली? अभी इंडियन एम्बेसी सब लोग हमारे से बोल रहे हैं कि कैसे भी रशियन बॉर्डर पहुंचो, लेकिन रास्ते बहुत मुश्किल है, रशियन बॉर्डर पहुंचने की रास्ते बहुत मुश्किल है। देयर आर माइन्स ओवर रोड्स, सो वी कांट ट्रैवल थ्रू रोड्स विदाउट एनी परमिशन। जी, आप लोगों का एक कॉन्ट्रैक्टर भी होता है जो एडवाइस करता है, उस लिहाज से कुछ बोला है उन्होंने?
उन्होंने भी है बोला कि like we have to travel to Russian border, but till now there is no buses for us. If we have to travel, then we have to get clearance. Then only we will be able to travel. अच्छा, आपके आसपास कुछ जी यूक्रेनियन अथॉरिटी के या यूक्रेनियन सोल्जर्स या कोई रशियन सोल्जर्स कोई आते हैं आप लोगों से बात करने के लिए या कुछ सपोर्ट करने के लिए? नहीं, अब तक नहीं। अभी तक कोई नहीं आया है। आप लोग अपना हौसला बनाए रखें। आपने हमसे बात की और आपके जरिए बात पहुंचेगी दूतावास तक, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल ने भी माना है कि भाई 7,000 बच्चे हैं यूक्रेन में, तो एक बड़ी तादाद है। पेसोचन में 1,000 बच्चे फंसे हुए हैं। तो आप सब धीरे धीरे आ जाएंगे। थोड़ा सा हिम्मत अपनी बना के रखिए, हौसला बना के रखिए, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। शबाना और आपकी तमाम सहेली और जो तमाम छात्र वहां पे हैं अन्य देशों के, आप सब अपना हौसला बनाए रखें। शुक्रिया एनडीटीवी। ये भी हम लोग टेरेस के वो जो स्नो है ना, वो मेल्ट करके वो पानी हम लोग पीते हैं अभी। तो सिर्फ पानी, हाइजीन जी सिर्फ पानी वो मिल रहा है और खाने का सामान कुछ नहीं बचा? आप नहीं, बिस्किट खा रही हो हम लोग। बिस्किट थोड़ी बहुत है। ठीक है, बिस्किट्स। और वाकई में वो तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं जो आप लोग पानी पिघाल के पी रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप लोग अपना ये सब कदम जारी रखिए और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप तक हमारे इंडियन एम्बेसी के लोग पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यू शुड नॉट, बिल्कुल यू शुड नॉट लूज होप। We won't lose hope because we believe in our government. Indian government will surely do something. Absolutely. And with this hope we are surviving here. Yes, yes. I hope the people who are concerned are listening. बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जंग की वजह से यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आने वालों के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव ने देश के ही 500 मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला देने की मांग की है। जयेश लेले ने एनडीटीवी के परिमल कुमार से कहा है कि 5% सीटें बढ़ाकर इनका भविष्य बचाया जा सकता है। यूक्रेन से छात्रों की वापसी तो हो रही है, लेकिन उनकी पढ़ाई कैसे आगे जारी रहेगी, इसको लेकर आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जयेश लेले हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। सर, क्या कुछ चिट्ठी में लिखा गया और किस तरह की चिंताएं आप लोगों ने व्यक्त की? चिट्ठी में बेसिक ऐसा लिखा है कि ये जो 17 से 20 हज़ार स्टूडेंट जो वापस आ गए अचानक उनकी पढ़ाई छोड़ के, वो कोई एक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या जो भी साल में होंगे, उनकी पढ़ाई जो पूरी अधूरी रह जाएगी। और आज के तारीख में जब भी वो वापस देश नॉर्मलसी में हो जाएगा, वापस पढ़ाई शुरू होगी, हमें मालूम नहीं है कभी होएगा, कितना टाइम लगेगा। और उसी के साथ बच्चे और पेरेंट्स वहाँ वापस जाने के लिए भी शायद नहीं मानेंगे कि हम वापस जाके पढ़ेंगे। तो इसमें उनको फ्यूचर के दृष्टि से इंडिया में स्टूडेंट थे, पास होके वो यहीं आने वाले थे, तो उनके लिए जो भी कमी हो जाएगी जैसे साल में, तो वहाँ उनको हमारे यहाँ 500 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस है, काफ़ी हर साल 70 से 80 हज़ार बच्चे एडमिट हो जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एडमिट किया जाए, कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट किया जाए ईयर के हिसाब से। और उनको जो भी एग्ज़ाम लेना है वो गवर्नमेंट नक्की कर सकती है। आफ्टर MBBS पासिंग उनको यहाँ आके एग्ज़ाम देनी ही पड़ती है, तो वो हिसाब से उनको कंसिडर किया जाए ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। और एट द सेम टाइम हम 20,000 डॉक्टर खोना नहीं चाहते। अल्टीमेटली हमारे देश की एक मेडिकल एजुकेशन की जो संपत्ति है उसको हम लोग खोना नहीं चाहते। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हैं, हम हेल्थ मिनिस्टर जी को लेटर लिख रहे हैं और NMC को भी लेटर लिखेंगे कि इसके बारे में जो भी आपका चर्चा करे और जो भी एग्ज़ाम लेनी है, कौन से कॉलेज में किस तरह से सीट का अकोमोडेशन करके इनका आधार दिया जाए, ये हमको सोचना ज़रूरी है। डॉक्टरों को मानसिक नुकसान भी हो जाएगा, जो स्टूडेंट थे उनको उनका फ्यूचर आज खराब हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने विचार करके ये हमारी जो कमेटी है उसने निर्णय ले लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। हाल ही में मध्य प्रदेश में दलित वर्ग के वोटरों को रिझाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर संत रविदास जयंती का आयोजन किया, लेकिन एक के बाद एक दलितों पर अत्याचार के मामले रुक भी नहीं रहे हैं। खरगोन में महाशिवरात्रि पर एक दलित युवती को महादेव की पूजा करने से रोक दिया गया। सावधानी की दुहाई दी जाती रही, पुलिस को बुलाने की भी बात कही गई,
लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। मामला टेमली गांव का है, जो पूर्व बीजेपी मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का गृह गांव है। बहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजा खांडे टेमला गांव के मंदिर में शिवरात्रि के दिन पूजा करने पहुंची। पहले ही मंजू पाटीदार और एक दूसरी महिला उन्हें जाति का उलाहना देने लगी। बताओ इनका तरफ कहीं में तुम सीधा जान देखो तो अंदर जाके पूजा कर नहीं तो पर तुम यहाँ से पूजा कर ले तुम मैं बता यहाँ से कैसे पूजा करो, बताओ यहाँ से कब पूजा कर उनका मंदिर में जाना देगा कहीं। हाँ तो तुम बाद में पुजारी शंकर बर्वे ने भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। सबके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। पीड़ित का कहना है ये इकलौता मामला नहीं। तो क्यों अधिकार नहीं है हमें? ये कानून में लिखा नहीं है, ये संविधान में लिखा नहीं है, क्यों नहीं वो हमें जाने दे रहा है? मंदिरों में जाने दिया जाए। हमें गणगौर पूजा निमाड़ में होती है तो 8 दिन पहले छूना बंद कर देते हैं। उनकी माता वो अलग लेकर जाते हैं। हमारा रास्ता आप लोग देखो, पत्थरों पे से कांटों पे से निकल के माता को लेकर जाते हैं, तो उनके रास्ते से क्यों नहीं निकालने देते हैं वो हमें? शिवरात्रि के दिन की ये घटना बताई गई है। जो वीडियो वायरल हुआ तत्काल ही पुलिस मौके पे गई है और लोगों से वहाँ बातचीत भी की है। बाद में मंदिर में पूजा भी करने दिया गया है, परंतु शिकायत के आधार पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और शहर में जो है उस समय गांव में हमने फोर्स तत्काल ही लगा दिया था और अभी वहां पे शांति व्यवस्था बनाई गई है। ये उस राज्य में हो रहा है जहां दलितों के घर खाना खाने, रविदास जयंती बड़े पैमाने पर मनाने जैसे आयोजन के प्रतीकों की सियासत हो रही है। लेकिन वहीं विधानसभा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में जो आंकड़े मिले हैं उससे पता लगता है कि साल 2018 से 21 के बीच मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अपराध के 33,239 मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा सिर्फ 36% मामलों में मिली। मध्य प्रदेश में दलितों के प्रति दुर्भावना बढ़ती जा रही है। ये कैसा संयोग है कि एक बेटी मंदिर में जाने से रोक दिया गया, और ये कैसा संयोग है कि एक पुलिस अधिकारी जो दलित था उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ा घोड़ी पे चढ़ने के लिए। शिवराज जी कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, जहां हम क्या आदिम युग में जा रहे हैं? इंसान इंसान में भेद मध्य प्रदेश में ही क्यों होता है, और खासकर दलित परिवारों पे क्यों होता है? हालात ये हैं कि प्रतीकों के बावजूद जनवरी में सागर में दलित दूल्हे को संगीनों के साए में सेहरा पहनना पड़ा, तो छतरपुर में पुलिसकर्मी दूल्हा पुलिस वालों की मौजूदगी में घोड़ी पर चढ़ पाया। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को इसमें से सिर्फ 18 सीटें मिली थी। यानी आप जो ये कवायद देख रहे हैं एक साथ खाना खाने का, जयंती मनाने का, उसका बड़ा मकसद इस वोट बैंक को दोबारा हासिल करना है। क्योंकि अगर मकसद बराबरी दिलवाना होता तो फिर सबसे पहले उन अपराधियों को सीखचों के पीछे डाला गया होता जो इंसान इंसान के बीच भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पर उनका उत्पीड़न करते हैं। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।